बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, आज मैं दो टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो पाकिस्तान का निज़ामे अदल है। ज़्यादा लंबी चौड़ी हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे, पिछली कुछ दिहाइयों में मैं जाऊंगा और आपको ब्रीफ करूंगा कि यहाँ पर क्या क्या मामला चलते रहे, क्या क्या कुछ होता रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो आजम खान साहब, जो कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बड़ी पावरफुल सीट होती है। ये वजीर आजम को के मतलब समझे कि गैर मौजूदगी में, ये इवन मौजूदगी में भी तमाम इख्तियारात का जो महवर है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास होता है। तो इस पर भी मैं 164 के बयान के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, कुछ मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया, कुछ मजीद मुख्तसर अपडेट्स में आपको उसकी आज दूंगा। लेकिन आज मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं पाकिस्तान के निज़ामे अदल पे। लंबी जोड़ी बात नहीं करूंगा, आप बोर हो जाएंगे। मुख्तसर आपको इसकी हिस्ट्री सुनाऊंगा। बात करते हैं 2014 में, जब मियां नवाज शरीफ साहब का दौर था और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े हुए थे और अंपायर की उंगलियां और ये और वो तमाम चीजें होती थी। इस दौरान फिर एहतजाज भी किए गए, एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए, सुप्रीम कोर्ट पर शलवारें भी टांगी गई। फिर उसके बाद जो पीटीवी पर हमला किया गया, ये तमाम चीजें मामलात होती रही। और उसके बाद क्या होता है कि 2018 में इलेक्शन होते हैं। 2018 के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती है और इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान बन जाते हैं। अब बात क्योंकि हम निज़ामे अदल की कर रहे हैं, इसलिए इधर उधर नहीं जाऊंगा। 2018 में जब वो वजीर आजम बने तो यहीं पर अदालतों में मुकदमात जो चल रहे थे, पीटीवी हमला केस और दीगर मामलात, जिनमें साबिक सदर आरिफ अलवी थे, असद उमर थे और बहुत से लोगों के नाम थे, मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो बनाए गए थे। जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने तो आहिस्ता 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 वो तमाम मुकदमात खत्म हो गए। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो निज़ामे अदल की अगर मैं बात करता हूं या कोई भी बात करता है तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रोसिक्यूशन का भी होता है। जो प्रोसिक्यूशन है ये हमेशा सरकार के अंडर रहती है। अब सरकार मियां नवाज शरीफ की हो, मियां आसिफ अली जरदारी साहब की हो या इमरान खान की, प्रोसिक्यूशन पाकिस्तान में वो ही देख रहे होते हैं कि किस तरीके से उसको प्रोसिक्यूशन को लेके चलना है। मैं बिहाइंड द स्क्रीन बात कर रहा हूं। तो जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने तो उस सबसे पहले तो ये हुआ कि वो जो केसेस थे उनमें गवाहान आए, निकल गए, मुकर गए, चलते रहे और अल्टीमेटली तमाम लोगों को बरी कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जो है वो भी एक इंतहा कर दी कि नैब जैसे इदारे को साथ मिलाकर उन्होंने मरियम नवाज साहिबा, क्या शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक, खाकान अब्बासी साहब, जो जो नाम है वो, एक जो था वो नारोवाल में जो था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एहसन इकबाल साहब, और कई नाम है जितने तो नाम भी याद देंगे, आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाद तालपुर साहिबा, खुर्शीद शाह साहब, लंबा अरसा जो है वो जेल में रहे। अच्छा, अब ये मामला चलते रहे और फिर एक दिन इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है और उसको कामयाब हो जाती है वो तहरीक अदम एतमाद। पलड़ा फिर बदलता है, कहानी फिर ट्विस्ट करती है। वक्त के हुक्मरान एक मरतबा फिर मुलजिम बन गए। जो पहले मुलजिम फिर हुक्मरान, अब फिर मुलजिम की तरफ वो जाना शुरू हो गए। इमरान खान साहब के केसेस खत्म हुए, उनकी जमात के केसेस खत्म हुए। और दूसरी तरफ हम बात करें तो यहाँ पर ये लोग जो मैंने आपको नाम लिए हैं पॉलिटिशियंस, ये लोग गिरफ्तार होना शुरू हो गए। लंबे लंबे रिमांड, लंबी लंबी गिरफ्तारियां। उसके बाद कानून में भी कुछ तब्दीली की गई। जब
तहरीक अदम एतमाद के बाद मौजूदा हुकूमत आई, नैब के कानून में तरमीम की गई, 2-3 मरतबा उसको तरमीम की गई, लेकिन हम उस तरमीम से हटकर हम बात करेंगे प्रोसिक्यूशन, क्योंकि जाहिर है वो एक उसका हिस्सा है, और जो प्रोसिक्यूटर कहता है कोर्ट ने तो उस हिसाब से उसको लेकर आगे चल रहे हैं। तो उसके बाद ये होता है कि यहाँ पर आज की ताज़ा खबर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शहबाज शरीफ साहब जो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, हमजा शहबाज साहब बरी हो गए हैं, नुसरत शहबाज साहिबा बरी हो गई हैं, बहुत से लोग जो है, मरियम साहिबा के खिलाफ केस था वो भी खत्म हो गया, मियां नवाज शरीफ साहब जैसे ही वापस आएंगे उनके भी केसेस खत्म हो जाएंगे। तो मामला अब जो बात करने का मकसद ये है, इतनी लंबी बात करने का मकसद ये है कि हमें जो है अपने मुल्क में सिर्फ और सिर्फ बेहतर करने की जरूरत है निज़ाम अदल। अगर इमरान खान साहब के खिलाफ झूठे मुकदमात बने तो मेरे ख्याल में उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने झूठे मुकदमात बनाए। फिर अगर हम बात करें जब इमरान खान साहब पावर में है तो जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात बने अगर वो झूठे हैं तो इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आ जाते हैं मौजूदा 2023 में, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के खिलाफ 100 से जायद मुकदमात इस वक्त तक दर्ज हो चुके हैं और फिलहाल उनकी जिंदगी सिर्फ अदालतों के चक्कर लगाने तक महदूद होकर रह गई है। कभी एक अदालत में मुकदमे की जमानत, कभी दूसरे अदालत में मुकदमे की जमानत। तो वो अब कल को फ्यूचर में क्या बनता है, क्या इमरान खान साहब की हुकूमत आती है या कोई मिसाक मिलता है उनको या किसी तरीके से उनको रिलीफ मिलता है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन तमाम हुक्मरान जब भी आते हैं तो ये थ्रू प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट कोशिश करते हैं कि तफ्तीशी इदारों पर भी अपना इन्फ्लुएंस करें और काफी हद तक कामयाब हो जाते हैं। तो अदालतें फिर जाहिर है जो प्रोसिक्यूशन कहेगी मैंने कुछ नहीं देखा, तो अदालत ने तो फैसला करना है एविडेंस के ऊपर। अदालत को एविडेंस देंगे तो अदालत सजा दे देगी, अगर अदालत के सामने आई बाई शाएं करेगी तो हमेशा मुल्जिम अदालत का फेवरेट चैप होता है। इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात, बेशुमार मुकदमात, जमानतें, ये वो सारी चीजें चल रही हैं। देखना यह है कि आगे क्या होता है और ये निजाम पाकिस्तान में, ये निजाम कब तक चलेगा, कब तक एक दूसरे को इस तरीके से घसीटा जाएगा। कभी नैब के जरिए, राना सनाउल्लाह साहब का नाम मैं लेना भूल गया, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जिस तरह मनशियात डाली गई, शहरियार अफरीदी साहब कहते थे अल्लाह को जान देनी है, बड़े सबूत हैं, बड़े सबूत हैं। वो कहते हैं मेरे पास तो सबूत ही कोई नहीं है, वो तो डीजी एंटी नारकोटिक्स जो है वो मुझे कहते थे। तो मैं कहता था आप इतने लेवल पे चले गए हैं कि आपको जो डीजी साहब कहेंगे आप कहेंगे जी ओके यही ठीक है। अपना भी अल्लाह ताला ने हाथ पांव टांगे दिमाग सब कुछ दिया, उसको अमल, उसको कंप्लाई, मतलब उसको यूज करना चाहिए। इसका आखिर क्या होगा इसको अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अंदाजा पास्ट देखते हुए यही है कि इसका आखिर भी यही होगा कि अगर इमरान खान साहब की कल हुकूमत आ जाती है तो ये तमाम 100-150 मुकदमात, फिर बाकी के जो इनके साथ लोग हैं जुड़े हुए उनके खिलाफ मुकदमात आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो जाएंगे। इसको निजाम, इमरान खान साहब भी शुरू में बात करते थे कि मुल्क का अगर निजाम अदल ठीक हो तो बाकी किसी चीज को ठीक करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में कि अगर वो अपने 3.5-4 साल की हुकूमत में ये दुश्मनियां, ये धक्कम पेल, गिरफ्तारियां छोड़ के सिर्फ अवाम को रिलीफ देने और निजाम अदल दुरुस्त करने में लगा देते, इसको एक आइडियल निजाम अदल बना देते, तो यकीन करें कि आज पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। अब मैं बात करूंगा दूसरा आजम खान साहब के हवाले से 164 का बयान जो सामने आया उनका, उसमें थोड़ा सा मैं ये रेफरेंस दूंगा। हुदैबिया पेपर मिल केस में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जजमेंट थी और उसमें बहुत सी चीजें बताई गई थी। 164 का बयान तस्लीम कब किया जाएगा? 164 का बयान तब तस्लीम किया जाएगा जब बयान देने वाला जो इकबाली बयान दे रहा है ये खुद अदालत में पेश हो, ये अपना बयान दूसरी जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है उसके वकला की मौजूदगी में या उसकी मौजूदगी में वो इल्जाम आयद करे और कि हाँ मैं इस इल्जाम पे कायम हूं कि इस शख्स ने मुझे यहां बहकाया और ये मैं इनोसेंट था, ये वो सारा। एक बात। दूसरी बात कि उस शख्स पे जिस पे इल्जाम लगाया जा रहा है 164 के बयान में,
اس کے وکلا کو انہوں نے کہا کہ پورا رائٹ ہوگا، پورا اختیار ہوگا کہ وہ بیان دینے والے پر جرا کریں، یعنی کہ پوچھیں گے کہ اعظم خان صاحب آپ چوچے تھے جب آپ کو انہوں نے کہا اور آپ نے کر لیا، آپ کا جو حلف ہے، آپ کا جو جاب ہے، جاب ڈسکرپشن ہے، وہ یہ کیا کہتی ہے کہ کس طریقے سے اس کو لے کر چلنا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ جب تک نہیں ہوں گی اس وقت تک سچویشن کلیئر نہیں ہوگی، اور اس وقت تک اس کو مانا بھی نہیں جائے گا، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ کہیں گے کہ یہ 164 کا بیان ہے، اس پہ جرا بھی ہو گئی، جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے اس کے سامنے پہلے تو آپ بیان کرائیں، پھر اس کے بعد اس کا وکیل آپ پہ جرا کرے گا۔ جیسے میں نے آپ بتایا کہ اعظم خان صاحب سے پوچھا جائے گا کہ اعظم خان صاحب جب آپ ان کے ساتھ لگے تھے تو آپ نے احتجاج کیا؟ وہ کہیں گے کیا۔ اچھا پھر کیا آپ نے کوئی ریزائن کر دیا اپنی نوکری سے؟ وہ یقیناً جواب دیں گے کہ نہیں دیا۔ آپ ان کے ساتھی بن گئے؟ وہ کہیں گے یقیناً میں ساتھ بن گیا۔ پھر جب آپ نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا تو کیا آپ اس سے پہلے عمران خان کی حکومت کو گئے ہوئے بھی تقریباً 1 سال ہو گیا، تو اعظم خان صاحب آپ نے یہ الزامات پہلے کیوں نہیں لگائے جب آپ سیٹ سے ہٹے تھے یا آپ سیٹ پہ بیٹھے تھے؟ آپ اسی وقت کہتے کہ بھئی یہ خان صاحب تو یہ کام کرا رہے ہیں، تو سوری میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایز اے بیوروکریٹ مجھے یہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو 164 کے بیان کو میرے خیال میں ایک سیاسی طور پر کسی کو ناکام کرنے کے لیے یا شرمندہ کرنے کے لیے تو استعمال کیا جا سکتا ہے، ادروائز 164 کے بیان کی جو نٹی گریٹیز ہیں وہ اس میں جب جائیں گے اور عمران خان صاحب سامنے کھڑے ہوں گے، پھر عمران خان صاحب کے وکیل جرا کریں گے اور پھر وہاں پر وہ جواب دیں گے، تو پھر یقیناً اعظم خان صاحب کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ الزامات اپنے پروف کر سکتے ہیں، کیا اعظم خان صاحب کو بھی سزا ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک شخص جو شامل ہوا جس نے گرفتار عمران خان صاحب کے اوپر جب الزامات لگے تو انہوں نے الزامات لگائے، تو کیا یہ اس وقت وہ کیا کہتے ہیں وہ دیسی چوچے تھے یا ان کے آگے توڑی ڈالی گئی تھی؟ بہت سے سوالات ہیں۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔